जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए, आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? चलो, अब बताइए, अब विजुअल है ना आपके पास सब कुछ? उससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करने ला, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है तो आपको वो मिलती रहे। ठीक है। और फिलोफॉर्म पर क्या है, बैच स्टार्ट है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलता है फिलोफॉर्म के हर बैच पर। तो आप ये 10% ऑफ जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। तो कमेंट कीजिए, आपके पास सब कुछ विजिबल है, स्लाइड वगैरह? अंजुदक्ष, गुड इवनिंग बहन। कमेंट कीजिए। चलो, तो सभी जुड़ते रहिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने जो शुरू किया था कल, हड़प्पा काल को शुरू कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने शुरू कर दिया था। हमने इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ना शुरू किया था। 3 भाग मैंने आपको बताए थे उसके। पहले प्राक हड़प्पा, जब नगरीकरण का बीजारोपण हुआ, यानी नगरीकरण के लिए शुरुआत यहां से शुरू हो जाएगी। तो 3500 BC से लेकर 2600 BC यहां तक का टाइम पीरियड रहता है। फिर आ जाता है परिपक्व। इसमें क्या था, हड़प्पा का जो नगरीकरण था वो चरमोत्कर्ष पर था, यानी अपने पीक पॉइंट पर। जो अर्बनाइजेशन था वो अपने पीक पॉइंट पर था। इसका जो एरिया था वो था 2600 BC से लेकर, टाइम एरिया क्या था, इसका टाइमिंग क्या थी, 1700 BC इसका टाइमिंग था। फिर आ जाता है आपका क्या, उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल, तो इसमें क्या रहता है आपका, इसमें रहता है आपका 1700 BC से लेकर 1500 BC टाइम पीरियड आपका रहता है। इसमें क्या था, हड़प्पा का, हड़प्पा की हमें पतनशीलता, जो डिक्लाइन हड़प्पा का, वो हमें दिखाई नजर आता है। क्या था, हड़प्पा की पतनशीलता नजर आती है। हड़प्पा की पतनशीलता हमें नजर आती है। उसके बाद हमने इसे क्या कहा है, इसे दक्षिण एशिया की पहली सभ्यता माना है। 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित किया था, और इन्होंने इसे किसकी संज्ञा दी थी, इन्होंने इसे राजमहल का अनुमान लगाया था, और इस बात पर सहमत हुए थे, इस बात का इन्होंने क्या किया था, इस बात पर आश्वस्त हुए थे
आश्वस्त हुए थे कि यहाँ पर 325 बीसी के अंदर जो युद्ध हुआ था किसके बीच, सिकंदर और वसीज पोरस के बीच, तो वो युद्ध कहां पर हुआ था, यहीं पर हुआ था। बाद में इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, पंजाब और पाकिस्तान के साहिवाल जिले का यहाँ पर अवलोकन किया था, हड़प्पे की टीले की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इन्होंने लेख लिखा था द नरेटिव ऑफ जर्नी में, 1842 में एक लेख प्रकाशित किया था द नरेटिव ऑफ जर्नी, और वहां पर राजमहल का इन्होंने अनुमान लगा दिया था। अलेक्जेंडर बर्न्स महाराजा रणजीत सिंह से मिलने के लिए गए थे, और ये इनका ये राजनीतिक उद्देश्य से गए थे, और हड़प्पा के टीले को देखकर एक किले का अनुमान लगाया था। इन्होंने क्या कहा था, हड़प्पा के किले को देखकर एक टीले को देखकर किले का अनुमान लगाया था। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, यहां तक हमने कल रीड कर लिया था। अब आ जाते हैं कनिंघम। कौन है, कनिंघम। तो कनिंघम के बारे में हम बात करते हैं। ये वही कनिंघम है जिन्होंने 1861 में एएसआई की स्थापना की थी। कनिंघम 1853, 56 और 1875, तीन टाइम इन्होंने 1853, तीन टाइम इन्होंने, गुड इवनिंग अन्नू, तो इन्होंने तीन टाइम यहाँ पर, थ्री टाइम ये यहाँ पर गए, और 1853 के अंदर इन्हें एक अंग्रेज व्यक्ति ने, एक अंग्रेज ने मुहर प्रदान की, और उस मुहर पर क्या था, एक वृषभ अंकित था। वृषभ समझते हो, बैल, वृषभ अंकित था। कुबड़ न होने के कारण, वृषभ के ऊपर कुबड़ न होने के कारण, कुबड़ न होने के कारण इसे विदेशी मोहर समझा। क्या समझा, विदेशी मोहर समझा, और इसका कोई महत्व नहीं समझा, महत्व नहीं दिया। क्या नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। ठीक है। फिर 1875 में ये दोबारा वहां पर गए थे अवलोकन के लिए। देखो 1853 में गए जाएंगे, 1856 में और 1875 में, लेकिन प्रयास तो किए किंतु किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। क्या, तीनों टाइम इन्होंने क्या किया, प्रयास किया, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए, कोई नतीजा नहीं दे पाए, कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर पाए, नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है। बुद्ध के जमाने की इन्होंने क्या कहा था, 1853 में इन्होंने इसे क्या कहा था, इसे बुद्ध के जमाने की बस्ती समझा था। क्या समझा था, बुद्ध के जमाने की बस्ती इन्होंने समझा था। कनिंघम ने 1861 में एएसआई की स्थापना की थी, और इसमें जो वायस राय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इस समय वायस राय थे। लॉर्ड एक उपाधि होती है, और लॉर्ड का अर्थ होता है एक बड़े भूभाग का स्वामी, एक बड़े भूभाग का स्वामी। ठीक है, ये लॉर्ड वो भगवान वाला लॉर्ड नहीं है। ठीक है, वो लॉर्ड होते हैं, भगवान के लिए लिया जाता है, लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड एक बड़े भूभाग के स्वामी। उसमें टाइम कौन थे, कैनिंग, क्योंकि भारत के अंदर ये क्या कर रहे थे, स्वामी के रूप में रह रहे थे। समझ में आई चीजें। 1875 में भी इन्होंने सर्वेक्षण किया, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं कर पाए थे। कमेंट कीजिए। Cunningham in 1853, an Englishman gave a seal
कंसिडर फॉरिजन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। उसको क्या कहा, एक इन्होंने अंग्रेज व्यक्ति थे, एक फॉरिजनर पीपल थे, उन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने एक सील इनको दी और सील का क्या इंपॉर्टेंस इन्होंने नहीं समझा और उसको क्या कहा, ये एक फॉरिजनर है, फॉरिजन है यानी ये विदेशी मोहर है और इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंस भी वो इन्होंने समझी नहीं। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस बिलीव्ड टू बी सेटलमेंट ऑफ। इन्होंने क्या कहा, इसमें क्या बिलीव रखा इन्होंने, इन्होंने बिलीव रखा कि एक सेटलमेंट यानी बस्ती है किसके जमाने की, महात्मा बुद्ध के जमाने की। क्लियर। कमेंट कीजिए क्लियर इतना चीज यहां तक। कमेंट कीजिए। क्लियर है सर। ओके। 1856 में बर्टन बंधु, 1856 में कौन है, बर्टन बंधु, बर्टन बंधु या फिर इंजीनियर बंधु इनको बोल सकते हो, इंजीनियर बंधु इनको आप बोल सकते हो, इंजीनियर बंधु भी इन्हें कहा जाता है। कौन कौन थे बर्टन बंधु में, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन। इनको रेल बिछानी थी लाहौर से कराची, लाहौर से कराची, लाहौर टू कराची रेलवे लाइन बिछानी थी। और इन्होंने क्या किया, हड़प्पा से, हड़प्पा के टीले से ईंटें प्राप्त की, ईंटें, ईंटों को प्राप्त किया, ईंटों को प्राप्त किया। तो ईंटें वहां से इन्होंने प्राप्त की और हड़प्पा के किले से ईंटें प्राप्त की थी। और पहली बार यह साबित करने की कोशिश की थी यह कोई प्राचीन सभ्यता है। क्या करने की कोशिश की थी कि पहली बार यह साबित करने की कोशिश की कि यह कोई प्राचीन सभ्यता है। आपसे पूछे कि हड़प्पा का जो हड़प्पा शहर है उसकी दुर्दशा का कारण क्या है, तो उसकी दुर्दशा का कारण है ईंटों की चोरी। क्या, ईंटों की चोरी, वहां से ईंटें चुरा कर रेलवे लाइन बिछा ली गई, किसी व्यक्ति ने कुछ बना लिया, जब तक नहीं समझ में आया किसी को। ठीक है। आजकल भी आप देखते हो यहाँ पर हरियाणा के अंदर मेरी जो होम डिस्ट्रिक्ट है कैथल, कैथल के पास एक गांव पड़ता है हरसोला। हरसोला गांव में क्या हुआ, कोई पुराना मकान था और जो मकान था वो उस मकान को बेचकर दिल्ली चले गए थे, यानी वो बेचा नहीं था, दिल्ली उस मकान वो वहां पर रहते नहीं थे, दिल्ली रहते थे। वो पुराना मकान था, किसी वहां पर जो सिक्के मिले हैं वो ब्रिटेन की रानी के वहां पर नाम थे उन सिक्कों के ऊपर लगभग। ठीक है। तो पुराने सिक्के वो मिले थे, पुराना मकान था, तो इसको खरीद लिया गांव के किसी व्यक्ति ने, खरीद लिया और यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पर घर बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। जब पुराने घर को गिराया गया, ठीक है, तो उसकी नींव खोदी गई। तो नींव खोदते टाइम वहां से क्या मिला, एक घड़ा मिला और उस घड़े में क्या थे, उस घड़े में सोने व चांदी के सिक्के थे, सोने प्लस चांदी के सिक्के। तो ये चीजें हैं किसकी, ये है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, ट्रेजर विभाग की, है ना। पुरातात्विक विभाग को आना चाहिए था यहाँ पर, तो वो पहुंचा लेट। जब तक पुरातात्विक विभाग पहुंचा तब तक गांव वालों ने इस घड़े को आपस में ही बांट लिया। जो यहाँ पर जेसीबी होती है, जेसीबी जो खुदाई कर रही थी, कहते हैं कि जेसीबी अपना जो बोकेट होता है वो जो हाथ से वो खोदता है, खोदने वाला बोकेट, उसको ही भरकर लेकर चला गया था। वो फूटा और फूटते ही वहां पर क्या हो गया, एकदम भगदड़ मच गई थी। सोने चांदी के सिक्के होंगे तो भगदड़ तो ऑब्वियसली मचेगी। और गांव के लोग
तो वैसे ही वहां पर हुआ, जब तक पता नहीं था तो उसको उजाड़ते चले गए। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। चलो। ये 2021-22 की बातें हैं। लगी। 2021-22 की बातें ये। प्रिया क्लास बस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, थोड़ा टाइम हुआ है। नहीं तब नहीं थी, अब की बात नहीं है, जस्ट 21-22 के आसपास। आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर। इन 1856 द बर्टन ब्रदर्स, विलियम बर्टन एंड जेम्स बर्टन, इन्होंने क्या किया, रेलवे इंजीनियर थे, ये क्या थे, रेलवे इंजीनियर थे। वे लेइंग द रेलवे लाइन फ्रॉम कराची टू लाहौर, दे obtained bricks from the fort of Hadappa. From this first time, for this the first time, they tried to prove that this is an ancient civilization. ये प्रूव करना चाहते थे, ये साबित करना चाहते थे कि यहाँ पर कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। 1912 की बातें हैं। 1912 में एक व्यक्ति थे, जे एफ, जे एफ, जे एफ फ्लिट। जे फ्लिट ने रॉयल एशियाटिक, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, सो सोसाइटी ने इस टीले पर लेख प्रकाशित करवाया, लेख प्रकाशित करवाया था। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं 1921 में। हम 1921 में यहां पर कौन थे, एएसआई के महानिदेशक किसे बनाया गया, जॉन मार्शल को नेतृत्व किसमें दिया गया, जॉन मार्शल को बनाया गया। और दो भारतीय इन्होंने अपने साथ में रख लिए, दो भारतीय थे लोग, दो भारतीय लोगों ने, यानी दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी। देखिए कौन कौन है इस समय। 1921 जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, इन्होंने दो भारतीय लिए, दयाराम, दयाराम आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी, ठीक है। इन्होंने तो हड़प्पा की खोज की, इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की। उन्होंने 1921 में, इन्होंने 1922 में, ठीक है। इन 1921 फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडियन मैन लीड बाय जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, दयाराम साहनी डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921, आर डी बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो इन 1922। यहाँ तक की चीजें समझ में आई। थोड़ा रिपीट कर ले ताकि जो बच्चे नए आए हैं उनको एक बार सीक्वेंस उनके लिए बन जाए। सबसे पहले 1824 में कौन है, चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन, ठीक है। चार्ल्स मेसन लेख प्रकाशित करेंगे 1842 में। फिर आ जाएंगे 1831 में एलेक्जेंडर ब्रज, एलेक्जेंडर ब्रज किससे मिले थे, महाराजा रणजीत सिंह से मिले थे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे कनिंगम, कनिंगम के साथ आ जाएंगे आपकी तीन डेट, 1853, 1853, फिर 1856, और इसके एक साल बाद क्या हो जाएगी, 1857, 1857 की क्रांति, तो 1875, ठीक है। 1853 में इन्हें क्या मिली थी, मुहर मिली थी। आपसे पूछेंगे कि प्राचीनतम लेखन साक्ष्य किसे प्राप्त हुआ था, तो अलेक्जेंडर
कनिंगम को प्राप्त हुआ था, सॉरी किसको प्राप्त हुआ था, कनिंगम को प्राप्त हुआ था। किसे, कनिंगम को प्राप्त हुआ था। ठीक है, किसके रूप में, सील के रूप में। किसने दिया था, अंग्रेज ने, लेकिन कोई महत्व नहीं समझा। ये चीजें हो गई। ठीक है, यही क्या करेंगे 1861 में एएसआई की स्थापना करेंगे। एएसआई की स्थापना 1861 में कर देंगे। लॉर्ड वायसराय रहेंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर आ जाएंगे 1856 में हम बर्टन बंधु यहां पर आ जाएंगे। बर्टन बंधु यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे 1912 के अंदर जे एफ फ्लीट। इसके ऊपर क्या कराएंगे, एक लेख प्रकाशित करवाएंगे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ उसके अंदर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लेख प्रकाशित करवा देंगे। फिर आ जाते हैं 1921, कौन, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। और 1921-22 में कौन आ जाएंगे, दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी। जॉन मार्शल ने स्वयं यानी खुद जाकर हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण कब किया था, कब इन्होंने उन स्थलों का कब उन्होंने इस स्थलों का अवलोकन किया था, तो वो 1925 के अंदर उन स्थलों को देखने के लिए गए थे। चीजें इतनी समझ में आ गई। चलो थैंक यू लोभी भाई, हंसाने वाले कम ही होते हैं, है ना। चलो, और अपनी एग्जाम के ऊपर फोकस करो जितना हो सकता है। ठीक है, आप बड़े हो, आपको समझाने के लिए जरूरत नहीं है मेरी, क्योंकि जो बच्चा नया नया कॉलेज में आता है उसको ये चीजें समझाई जाती है कि लाल पीला हरा से दूर रहना है। आपने कॉलेज पास आउट कर लिया, आप हर चीज से गुजर चुके हो, अपना अच्छा बुरा खुद सोचने की मानसिकता रखते हो। अगर कोई बड़ा आपको हिदायत देता है, आपको समझाता है, तो उसको समझ लिया करो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है नामकरण। क्या आ जाता है, नामकरण की प्रक्रिया आ जाएगी। देखो, हमने पहले हड़प्पा पढ़ा, अब बात छोटी सी देखना। हड़प्पा हमारा एक बेटे की तरह समझो। किसकी तरह, बेटे की तरह। हमारा क्या है, बेटा है हड़प्पा। ये कब पैदा हुआ, 1824 में हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी थी। हालांकि हम इसको क्या पढ़ेंगे, तीन फेजेस के अंदर पढ़ेंगे, यानी 3 साल 3 चीजों में उसको देखेंगे। पहले हम उसको 3500 से लेकर 2600 बीसी, यानी जब ये टाइम पीरियड रहेगा, ये तो घर पर रहेगा, घर पर रहेगा। फिर जो ये टाइम पीरियड यानी इसको स्कूल भेजना है, तो स्कूल भेजोगे 2600 से लेकर 1700 बीसी तक ये स्कूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्कूल के बाद ये कब जाएगा, कॉलेज कब जाएगा, ये 1700 से लेकर 1500 बीसी तक कॉलेज में रहेगा। ठीक है, इस फेज में हम इसकी नाना प्रकार की चीजें देखेंगे। तो बेटा है तो उसका अब नामकरण भी होगा। ठीक है, तो नामकरण के बारे में इसकी चर्चा करते हैं कि इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया, इसे सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा गया। ठीक है, तो इसका नामकरण, नामकरण की अगर मैं चर्चा करूं, तो हमने इसे क्या कहा, सिंधु सभ्यता भी कहा। क्या कहा, सिंधु सभ्यता कहा। कारण क्या था कि इसके प्रारंभिक में जितने भी स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी तंत्र के इर्द गिर्द थे। सिंधु नदी तंत्र मतलब समझते हो, यानी या तो सिंधु नदी के किनारे वो शहर बसे थे, या फिर वो शहर कहां पर थे, वो शहर थे जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, हरिरुद्रा, कुंभा, सतलज, व्यास, झेलम, वितस्ता। ठीक है, इन नदियों के आसपास क्या थे, सिंधु नदी तंत्र के प्रारंभ में यानी शुरुआत में जब खुदाई हुई खुदाई हुई सभी स्थल सभी स्थल कहां पर थे, सिंधु नदी तंत्र के केंद्र में थे। सिंधु नदी तंत्र के केंद्र में थे। ठीक है, हमने हड़प्पा को खोजा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है,
रावी नदी के किनारे। रावी आकर किस में मिलती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। किसमें मिलती है? सिंधु में। चेनाब हमने खोजा, मांडा चेनाब नदी के किनारे, वो कहां पर मिलती है? सिंधु नदी में आकर। लेकिन सिंधु नदी किसी में नहीं मिलती, सीधी अरब सागर में मिल जाती है। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है। फिर हमने इसको कहा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा? एएसआई ने एक रूल बनाया था। एएसआई ने एक नियम बनाया, एक रूल बनाया कि जिस भी सभ्यता का पहला स्थल खोजा जाएगा उसी के आधार पर उसका नामकरण होगा। जिस भी सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा जाएगा उसी के आधार पर नामकरण होगा। क्या होगा? उसी के आधार पर नामकरण कर दिया जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई? फिर हमने इसका नामकरण क्या रखा? फिर हमने इसको कहा सरस्वती सिंधु सभ्यता। क्या कहा? सरस्वती सरस्वती सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता यानी बाद में, वर्तमान में जितने भी स्थल खोजे जा रहे हैं, वर्तमान में सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी के केंद्रित हैं। सरस्वती नदी के केंद्रित हैं। अब मुझे यहां तक कमेंट करके बताइए, किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है। और रिवीजन रखना भाई, अपनी मेहनत को अभी से स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो? एक टीचर का या एक व्यक्ति का, यहां पर जगह मैं यहां पर आपकी तैयारी करवा रहा हूं, ठीक है? तो आपके एग्जाम में मेरा कितना प्रतिशत है? 20 से 25%। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 20 से 25% मेरा हिस्सा है। अनु, माफी चाहूंगा बहन। चलो ठीक है, मैं इसको रिवाइज कर दूंगा एक बार। अगर आप भी हो सके तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेना, अदरवाइज मैं रिवाइज भी कर दूंगा। एक टीचर का कितना होता है? 20 से 25% आपके एग्जाम में होता है। ठीक है, उसके बाद 75% किसका रहता है? आप पर डिपेंड करता है। आप अपने रिजल्ट के लिए खुद जिम्मेदार होते हो। मेरा काम आपको पढ़ाना होता है, आपको चीजें समझाना होता है, लेकिन रिवीजन आपको ही करनी होती है। क्या होती है? रिवीजन आपको ही करनी होती है। पेपर फर्स्ट के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा भाई। अगर जेआरएफ चाहते हो तो पेपर फर्स्ट के ऊपर भी फोकस रखो, हल्के में मत लो उसको। सबसे आसान है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो चीजें। ठीक है, चलो। वर्तमान में सर्वाधिक स्थल सिंधु नदी केंद्रित है, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम इसको माना जाता है। पहली बार 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने से रखा था। 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने से रखा, दुनिया के सामने रखा। अब देखो, नॉलेज कब हुई? 1824 में। कितना समय लगा? 100 साल। 100 साल का समय लग गया दुनिया को समझाते समझाते। बिल्कुल, अपने खुद से प्रॉमिस रखो अपना।
आपकी जो जीत और आपकी जो लड़ाई है वो अपने आप से है। 1824 से लेकर 1924 तक कितना समय हुआ? 100 साल का गैप हो गया। तो 100 साल बाद इन चीजों को लोगों के सामने प्रकाशित किया गया कि वहां पर ऐसी करके कुछ सभ्यता है। ठीक है, तो 1924 में किसने? जॉन मार्शल ने सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। एक न्यूज प्रकाशित की गई लंदन में, एक न्यूज प्रकाशित की गई कहां पर? लंदन में। लंदन में न्यूज प्रकाशित की गई, न्यूज प्रकाशित की गई, एक न्यूज टेलीकास्ट की गई लंदन के अंदर। और वो न्यूज क्या थी? वो न्यूज किस पत्रिका के अंदर लिखा, किस किसके अंदर पब्लिश की गई थी? वो द इल्स्ट्रेड लंदन न्यूज की पत्रिका के अंदर, पत्रिका के अंदर छाप दिया गया। और इसमें इन्होंने क्या लिखा कि सिंधु सभ्यता इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सिंधु सभ्यता नाम इन्होंने दिया। जॉन मार्शल ने एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक कौन सी है? मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन इन्होंने किताब लिखी। और इस किताब में इन्होंने क्या कहा? इस किताब में इन्होंने कहा इसे भारतीय सभ्यता नाम देना चाहिए। 1931 की बातें है भैया। 1931 में क्या कहा? भारतीय सभ्यता से नाम देना चाहिए, भारतीय सभ्यता इसे नाम देना चाहिए। यहां तक की चीजें सभी को डाउट क्लियर? किसी को नो डाउट? आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा लवी। आप करोगे, आपकी हाव भाव मुझे बता रहे हैं। बस गलतियां मत करना है एग्जाम में बैठने के बाद। मेहनत सभी करते हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनसे हमारा रह जाता है, जो हमारा टारगेट होता है वो हमसे चूक जाता है। तो गलतियां ना के बराबर होनी चाहिए एग्जाम में। युद्ध है वो, युद्ध में गलती हार और जीत निर्धारित करती है। युद्ध में गलती अगर दुश्मन करे तो जीत, अगर हम खुद करें तो हार। अगर एनटीए आसान क्वेश्चन बना कर दें तो जीत हमारी, अगर हाँ तब भी जब उसको हम अटेम्प्ट ढंग से करें, समझ कर करें, तब जीत हमारी। अदरवाइज हार तो है ही, लेकिन अब की बार हारना नहीं है। समझ रहे हो? पॉजिटिव होकर चलो, जीत आपकी ही होगी। काफी लंबा समय आपके पास है रिवीजन के लिए, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करनी है और बेहतरीन तरीके से मैं आपके नोट्स कवर करवा दूंगा। चलो, नेमिंग इंडस सिविलाइजेशन, इसको नाम दिया गया। इंडस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया, कारण क्या था? इंटरनली व्हेन ऑल दी साइट एग्जीक्यूटेड, कब किया गया? जब ऑल जितनी भी साइट थी, साइट्स जितनी भी थी, उनको जब एग्जीवेट किया गया, एग्जी एग्जीवेट जब उनको किया गया, एग्जीवेटेड द सेंटर ऑफ द इंडस रिवर, किसके सेंटर थी? वो इंडस रिवर के सेंटर थी, इंडस रिवर के सेंटर थी। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? इसको इंडस रिवर से इंडस सिविलाइजेशन इसको नाम दे दिया गया। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको नाम दिया गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहा गया। एएसआई मेड ए रूल दैट द फर्स्ट प्लेस टू बी डिस्कवर्ड, इसने क्या कहा कि फर्स्ट जो भी प्लेस होगा वो डिस्कवर्ड होगा, और डिस्कवर्ड होने के बाद उसके बेस पर ही, डिस्कवर्ड होने के बाद उसके बेस पर ही उसका नाम रख दिया जाएगा। बी नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बेसिस ऑफ दैट, ये चीजें उन्होंने लिख दी थी।
फिर कहा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द प्लेस आर सेंटर्ड ऑन सरस्वती रिवर, हेंस द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड नेम वाज, क्या है? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है। जो फर्स्ट पुट द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बाय जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने सबके सामने उसको रखा। इन 1924 announced and published the news in London Herald Illustrated London News, wrote the book Mohenjo-daro at the Indus Civilization in 1931 and considered to name इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता नाम इसको कंसीडर किया था। आगे आ जाते हैं मार्टिमर व हिलर। कौन है? मार्टिमर व हिलर के द्वारा इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था। पुस्तक लिखी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। कौन सी पुस्तक? सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। It was named the Indus Civilization by Mortimer Wheeler, who wrote the book Civilization of the Indus Valley and Beyond. M.R. मुगल, बड़े ही बेहतरीन इतिहासकारों में से एक M.R. मुगल, मोहम्मद रफीक मुगल, पाकिस्तान से हैं भैया। मुगल ने इससे बृहत्तर सिंधु सभ्यता कहा, पाकिस्तान से है। पुस्तक लिखी अर्ली हड़प्पन कल्चर, क्या है? अर्ली हड़प्पन कल्चर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है। इससे क्या कहा था इन्होंने? जो नाम दिया था वो दिया था बृहत्तर सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता इन्होंने नाम दिया था। M.R. मुगल हैज रिटन दी बुक वेयर इज द ग्रेटर इंडस सिविलाइजेशन फ्रॉम पाकिस्तान, अर्ली हड़प्पन कल्चर, इनकी ये बुक है। इतनी चीजें समझ में कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा और इनकी पुस्तक थी द अर्बन रिवोल्यूशन। क्या है? द अर्बन रिवोल्यूशन। द अर्बन रिवोल्यूशन क्या पुस्तक है? द अर्बन रिवोल्यूशन। कौन सी पुस्तक है? द अर्बन रिवोल्यूशन। जॉन मार्शल की कौन सी किताब है? द इंडस मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद मार्टिमर वहीलर। मार्टिमर वहीलर की किताब का नाम क्या है? उनकी किताब का नाम है सिविलाइजेशन बियॉन्ड ऑफ वैली, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इन किताबों का नाम ध्यान से रखना भाई, याद रखना, पूछ ली जाती है। मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये किसकी है? जॉन मार्शल की है। गार्डन चाइल्ड की कौन सी पुस्तक है? द अर्बन रिवोल्यूशन। और हमने M.R. मुगल को पढ़ा था, उनके हड़प्पन कल्चर, अर्ली हड़प्पन कल्चर, अर्ली हड़प्पन कल्चर, ये इनकी किताबें रहेंगी। ठीक है। आगे आ जाते हैं। किसे तीसरी क्या कहा गया है? इसे तीसरी कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। अब इसे तीसरी कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है तो इससे पहले दो कांस्ययुगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है? इससे दो पहली कांस्ययुगीन सभ्यताओं में पहली एक आती है मिस्र और दूसरी आती है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ये सभ्यताएं आती हैं। ठीक है। इसे तीसरी कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। प्रथम एवं द्वितीय कांस्ययुगीन सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता है। भारत में 917 स्थान है, सर्वाधिक गुजरात में, पाकिस्तान में 481 स्थान है, अफगानिस्तान में 2 स्थान है, सुरतगोई और मुंडीकाक। विभाजन के बाद अधिकांश स्थान पाकिस्तान चले गए, केवल 2 भारत में बचे थे। एक तो सतलुज नदी, 2 स्थान जो भारत में बचे थे। सतलज नदी के किनारे जो स्थान है वो कोटला निहंग खा, कोटला निहंग खां। दूसरा आता है आपका किस नदी के किनारे? भादर नदी, ये पंजाब में है।
ठीक है। और ये आपका पड़ता है काठियावाड़ गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात में, भादर नदी के किनारे रंगपुर, रंगपुर, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में स्वतंत्रता के बाद प्रथम स्थान रोपड़ खोजा गया था जगदत्त शर्मा के द्वारा, जगदत्त शर्मा जी के द्वारा। और दूसरा स्थान कालीबंगा, कालीबंगा जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां जिसका अर्थ है। क्लियर यहां तक की चीजें? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। इसके बाद फिर नामकरण हो गया, उसके बाद हम किसको रीड करेंगे? उसके बाद हम रीड करेंगे किसे? उसके बाद हम रीड करेंगे इसके तिथि निर्धारण को। कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का वेट है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए, it was also called the third Bronze Age civilization. First and second Bronze Age civilization is the civilization of Egypt and Mesopotamia. India has 917 places. Most of Gujarat has 481 places in Pakistan. Has two places Surgoi and Mundika. After the ये कहाँ पर अफगानिस्तान में है। After the partition, most of the places went to Pakistan. Only two जो दो थे वही इंडिया के अंदर थे। एक तो सतलुज रिवर कोटला नेहंगखांग, और एक था रंगपुर काठियावाड़ और भादर रिवर के रिवर बैंक पर था। रोपर वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये जो रोपड़ था ये आजादी के बाद खोजा गया था, प्रथम स्थान। उसके बाद दूसरा स्थान था कालीबंगा। अब तिथि निर्धारण की बात करें तो तिथि निर्धारण होता है यानी उसके समय निर्धारण, अलग अलग समय निर्धारण में अलग अलग चीजें उसके नजर आती है। ठीक है, क्या थी? अलग अलग तिथि निर्धारण में अलग अलग चीजें उसकी समझ में आती है। तिथि निर्धारण की अगर मैं बात करूं तो तिथि निर्धारण में सर्वप्रथम प्रयास इसका जॉन मार्शल ने 1931 में किया था। 3250 से लेकर 2750 बीसी माना था, और सारगोन अभिलेख के आधार पर इन्होंने बात कही थी। सारगोन अभिलेख की अगर मैं बात करूं तो सारगोन अभिलेख के अंदर जो तिथि है वो तिथि लिखी हुई है 2370 से लेकर 2284 बीसी। सारगोन अभिलेख के अंदर है क्या? सारगोन इंस्क्रिप्शन के अंदर है क्या? सारगोन अभिलेख अक्काद के सम्राट, अक्काद के सम्राट सारगोन अभिलेख से, अभिलेख किससे संबंधित है? अक्काद के सम्राट से संबंधित है। और इस अक्काद इसमें क्या लिखा गया है? इस सारगोन अभिलेख में लिखा मिलता हमें कि इस समय दोनों सभ्यताएं आपस में व्यापार करती थी, आपस में व्यापार करती थी। कौन कौन सी सभ्यताएं? वो दो सभ्यताएं थी, एक तो मेसोपोटामिया और एक रहती है आपकी कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों ही क्या करती थी? व्यापार आपस में करती थी। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डेट वाज मेड बाय द जॉन मार्शल in 1931 on the basis of the Sargon inscription believed to from the 32
3250 BC टू 2750 BC इन्होंने इस चीज को माना था। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे का आता है C14। क्या आ जाता है? C14 कार्बन डेटिंग पद्धति, इसकी खोज विलार्ड फ्रैंक के लिपि ने 1949 में की थी। इसके उपलक्ष्य में इन्हें 1960 में रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने जो समय निर्धारण किया था वो 2300 से लेकर 1750 BC इन्होंने माना था। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग मुंबई में किया गया था, TIFR में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर। और इस पद्धति को क्या कहा गया है? इसे सर्वमान्य माना गया है। सर्वमान्य माना गया है 2300 से लेकर 1750 BC। 2300 से लेकर 1750 BC क्या है? सर्वमान्य है। C14 कार्बन डेटिंग मेथड discovered by Willard Frank Lippi in 1949, Nobel Prize in Chemistry award in 1960 for this. What is dating 2300 to 1750 BC. This method was first used in Mumbai TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. And रिसर्च। भारत में इसका सबसे पहले, इस पद्धति का सबसे प्रथम प्रयोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंडिया के अंदर किया गया था। इतनी चीजें समझ में आ गई। पुरानी एनसीईआरटी, जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें क्या मिलता है समय आपको? 2500 से लेकर 1800 BC मिलता है, 2500 से लेकर 1800 BC। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर 2350 से लेकर 1750 BC माना गया है। चीज इतनी समझ में आ गई। एक व्यक्ति है डीपी अग्रवाल। कौन है? डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि 2350 से लेकर 1750 इंडस वैली सिविलाइजेशन की तिथि, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तिथि थी। और इस बात का समर्थन किया है जाने माने इतिहासकार रोमिला थापर जी ने। रोमिला थापर जी ने इस बात का समर्थन किया है। क्लियर इतनी चीजें? यहां तक किसी को डाउट कमेंट कीजिए एक बार। और कल से हम इसके प्लेसेस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? कल क्या शुरू हो जाएगा हमारा? हड़प्पा शुरू हो जाएगा। हड़प्पा प्लेसेस यानी जो प्राक हड़प्पा समय है हमारा, उस प्राक हड़प्पा को हम शुरू कर देंगे। आज इसका हमने क्या क्या देख लिया? इसकी खोज देखी है, खोज के बाद इसका नामकरण हमने देखा, नामकरण के बाद तिथि, और तिथि के बाद इसका आकार हम देखेंगे, आकार के बाद प्राक हड़प्पा के अंदर कौन से स्थल आएंगे, परिपक्व के अंदर कौन से स्थल आएंगे, और उत्तर हड़प्पा में हम किस स्थलों को पढ़ेंगे, उनकी चर्चा करके फिर इसका रिविजन कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। देखिए 1883-84 में पंजाब के अंदर, पंजाब हरियाणा, बठिंडा, फतेहाबाद, सिरसा घाटी का उत्खनन किसने किया था? कनिंगम के द्वारा किया गया था। कनिंगम हुआ है गैरिक। कौन थे इनके साथ? गैरिक ने किया था। गग्गर घाटी का, गग्गर घाटी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण 1942 में
1940-42 में किसने किया था? ओरेल स्टाइन ने किया था। इतनी चीजें क्लियर। पंजाब हरियाणा के अंदर था। भटिंडा फतेहाबाद सिरसा घाटी का उत्खनन जो किया था वो कनिंगम ने किया था 1883-84 के अंदर। बाद में गग्गर घाटी का जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण है वो 1940-42 में किया गया था ओरलस्टाइन के द्वारा। अब देखते हैं विस्तार। ठीक है, विस्तार देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, वो बाद में चर्चा का विषय रहेगा। ठीक है, अब देखिए विस्तार। विस्तार की अगर मैं बात करूं, उसके बाद विस्तार। उत्तर में कौन सा स्थान है? कमेंट कीजिए। उत्तर में है चिनाब, सॉरी मांदा। नदी कौन सी है? चिनाब। खोज किसने की थी? जेपी जोशी और इनके साथ में कौन थे? मधुबाला। जेपी जोशी और मधुबाला ने 1982 के अंदर 1982 में इनकी खोज हो गई थी। मांदा चेनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में, J&K, जम्मू कश्मीर। फिर आ जाता है दक्षिण। दक्षिण में क्या है? दईमाबाद। नदी की अगर मैं बात करूं तो परवरा नदी। और परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। दाइमाबाद है कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद खोज इसकी जो की थी वो खोज वीपी वीपी वापोदकर ने की थी। वोपादिकर इसकी खोज की थी। अगर ऑप्शन में दाइमाबाद ना आए तो ऑप्शन में आपको भगत राव मिलेगा। भगत राव। अगर पूछे कि दक्षिण बिंदु कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, अगर दाइमाबाद ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर भगत राव ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार पूर्व में आपका आ जाता है आलमगीरपुर। हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे ही रहता है। खोज 1958 में यगदत्त शर्मा। खोज 1958 यगदत्त शर्मा ने 1958 के अंदर खोज की थी। अगर आपको आलमगीरपुर ना मिले तो आलमगीरपुर की जगह क्या मिलेगा? हुलास। क्या मिलेगा? हुलास। कौन सा स्थल मिलेगा? हुलास। इसी प्रकार पश्चिम में आ जाइए, सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी? दासक नदी के किनारे, बलूचिस्तान। कहां पर रहता है ये? पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसकी जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है वो कितना है? वो 1400 किलोमीटर है। कितना? 1400 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? उत्तर से लेकर सॉरी पूर्व से लेकर पश्चिम तक का ये 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर, ना कि मीटर, 1600 मीटर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? विस्तार अगर आपसे पूछे तो इसका विस्तार है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अदरवाइज 13 लाख वर्ग किलोमीटर ना मिले तो 12,99,669 कुछ मिलेगा आपको, 699 के आसपास रहेगा। ठीक है, मोस्टली क्या मिलता है? 13 लाख आपको देखने को मिलता है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। इतनी चीजें हुई। और वर्तमान पे अगर पूछे कि वर्तमान आधार पर इसका एरिया कितना है,
16 लाख 16 लाख किलोमीटर, कितना है? 16 लाख किलोमीटर इसका वर्तमान में एरिया है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसके दो स्थान हैं, कमेंट कीजिए, रिवाइज तो नहीं करना ना, इरेज कर दें इनको। यस, ठीक है। देखिए, हमने क्या पढ़े थे, उत्तर दक्षिण पढ़ लिया। तो इसका उत्तर पश्चिम में एक दो जगह रहती है, सुरतगोई और मुंडीकाक। सुरतगोई प्लस मुंडीकाक, मुंडीकाक। यह है कहां पर? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें व्यापारिक चौकियां कहा जाता है, हड़प्पा की व्यापारिक चौकी। सीमांत चौकी इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीमांत चौकी कहा जाता है। बिल्कुल, अफगानिस्तान में। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, लगभग लगभग त्रिभुजाकार या फिर पतंगाकार। अगर त्रिभुजाकार ऑप्शन में ना मिले तो पतंगाकार कर देना। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्माता कौन थे, और ये बात क्या है? ये बात विवादास्पद है। क्या है? विवादास्पद है। कौन थे सिंधु सभ्यता के निर्माता? ये क्या बात है? विवादास्पद है। इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रोटो एस्ट्रोलॉइड या फिर काकेशियन माना जाता है, भूमध्य सागरीय या फिर मेडिटेरियन या फिर द्राविड़ जाति के माना जाता है, या फिर मंगोलायड इनको माना जाता है, अल्पाइन इनको माना जाता है। लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय एवं निर्माता द्राविड़ थे। क्या माना जाता है? कि लोग जो थे वो तो भूमध्य सागरीय थे, और जो निर्माता सभ्यता के थे वो द्राविड़ थे। बेबीलाल, आर्य एवं हड़प्पा के लोग एक ही थे। बेबीलाल क्या कहते हैं? कि आर्य और हड़प्पा के लोग एक ही थे। गार्डन चाइल्ड कहते हैं, और वो हिलर केयर, इनके इनके इसमें क्या है नजरिए में, कि सुमेरियन या मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आकर बस गए थे। आर डी बनर्जी एवं सुनीता चटर्जी कहते हैं कि हड़प्पा के लोग द्राविड़ थे। डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष कहते हैं कि चौथी संस्कृति के लोग ही हड़प्पा के मूल निवासी थे। रोमिला थापर एवं सर्विस के अनुसार ग्रामीण बलूची संस्कृति के लोग हड़प्पा वासी थे। क्लियर यहाँ तक? People were mainly Mediterranean and the builders were Dravids. Bibilal, the Aryans had the Harappan were the same. Garden Child, Wheeler, Care, Sumerian or Mesopotamian people are settled here. R.D. Banerjee and Sunita Chatterjee, the Harappans were Dravids. D.P. Agarwal, Amlanand Ghosh, the people of Southeast culture were the origin of Harappa. According to Romila Thapar and Service, the people of services, the people of rural Bluchi कल्चर वेयर हड़प्पा। यानी अगर आपसे पूछे कि लोग मुख्यतः कैसे थे, तो भूमध्य सागरीय लोग थे। वहां पर क्या थे? भूमध्य सागरीय लोग थे। अगर आपसे निर्माता पूछे तो सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो द्राविड़ लोग सभ्यता के निर्माता थे। क्लियर है? अब हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए। हमने पढ़ना प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा का समय मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर कौन कौन से प्लेस पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे कालीबंगा, ठीक है। इसके अंदर राखीगढ़ी और बनावली। कालीबंगा आपका राजस्थान के अंदर है, काले रंग की चूड़ियां, हकरा या गग्गर नदी के किनारे। और राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर, बनावली भी हरियाणा के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है परिपक्व के अंदर। परिपक्व के अंदर हम पढ़ेंगे इसके जो बचते हुए प्रमुख स्थल हैं उनको हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा मैं बता देता हूं। उत्तर हड़प्पा में दो स्थल पढ़ते हैं, रंगपुर और रोजदी, ठीक है।
बाकी बचे स्थल हम परिपाको हड़प्पा में पढ़ेंगे। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई? तो कमेंट कर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी, और कल जो आपकी क्लास होगी वो प्राक हड़प्पा या प्री हड़प्पन से हम शुरू करेंगे। कमेंट कीजिए, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई ना? कमेंट कीजिए। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंशु सर, कल से टाइम चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं, टाइम चेंज के लिए तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, नोटिफिकेशन अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं। वैसे टाइम चेंज नहीं होगा, हिस्ट्री का आपका ये सही रहेगा, 6 से ही रहेगा, ठीक है। 6 PM ही आपका हिस्ट्री का टाइम टेबल रहेगा, 6 PM to 7 PM। ओके, तो मिलते हैं कल इसी क्लास में।